हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हर्षित सिंह आपके अपने प्लेटफॉर्म द बेसिक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप समझ रहे हैं, बहुत दिन से हमने आपका क्लास लिया नहीं और कुछ पर्सनल कारणवश हम उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन पुनः हम अब कंटिन्यू करेंगे और जो भी बचे हुए हमारे थे सिलेबस उसे हम जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको खगोल शास्त्र पढ़ा चुके थे भूगोल में, तो फिर हमारा सेकंड क्या है, खगोल शास्त्र हम पढ़ चुके हैं। अब फिर हम आपको बताया था सिलेबस, जैसा कि हमने आपको लिखाया था, तो उसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक था उसमें क्या था, हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि हम अब क्या हुआ, खगोल शास्त्र मतलब जो पृथ्वी के ऊपर का जितना भी संरचना था सब कुछ क्या था, ग्रह नक्षत्र वगैरह जो भी सब थे उसके बारे में हम भली भांति जानकारी प्राप्त कर लिए। इसमें हमारा ये ज्वार-भाटा वगैरह जितने भी सिलेबस थे उसमें उसके अंतर्गत टॉपिक सबको हमने क्लियर किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखेंगे पृथ्वी के अंदर क्या है, इंटरनल पार्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखेंगे, जिसमें हम देखना चाहेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कोई इलायची है। अब इलायची की हम देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा हमको कि ये पूरा हरा हरा ही है, लेकिन जब उसे हम खोलेंगे तो उसमें देखेंगे नहीं, इसमें कुछ इसमें काले दाने पाए जाते हैं। तो इससे में यही पृथ्वी हमारा है। ऊपर से देखने पे तो भाई कुछ अलग ही दिख रहा है, यहाँ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, कि ऐसा पृथ्वी पूर्णतः हमारा ऐसा नहीं, ऐसे पूर्णतः नहीं है। लेकिन पृथ्वी में क्या है, अब उसे हम अंदर देखने के लिए जिज्ञासा हमारे अंदर होता है, तो कुछ वैज्ञानिकों के अंदर हुआ होगा, जिसके कारण ये आंतरिक संरचना की इस आंतरिक स्ट्रक्चर देखना चाहे, तो वही है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो फिर आप बात करेंगे कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम किस प्रकार देख सकते हैं। पहला तो हमारा क्या है, जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखना चाहें तो किस आधार पर देख सकते हैं। तो हमारा प्रथम है स्रोत क्या बनेगा उसके लिए। हमारे स्रोत की बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखने के लिए, तो हमारा फर्स्ट स्रोत क्या बनेगा इसमें। फर्स्ट स्रोत बनेगा भाई प्रत्यक्ष खुदाई ही हम कर लेते हैं। क्या है, प्रत्यक्ष खुदाई। ये हमारा जो प्रत्यक्ष रहेगा, खुदाई कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये हम खुदाई कहाँ तक कर सकते हैं, ये अगर हम खुदाई करना भी चाहें तो कितना कर सकते हैं। जैसे हमारा ये पृथ्वी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के हम अगर खुदाई भी करना चाहें कितना कर सकते हैं। अगर हम पृथ्वी को मान लो ये बांट देते हैं, तो हमारा ये मिड पॉइंट जो आएगा, क्या ये हमारा, मान लीजिए हमारा मिड पॉइंट आ गया। तो मिड पॉइंट हमारा कितना है, ये है यहाँ, इसका त्रिज्या की बात करें 6371 किलोमीटर है। तो आपको लगता है अगर हम यहाँ मिड पॉइंट तक आना चाहें खुदाई के जरिए तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं 6371 किलोमीटर। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ वैज्ञानिकों ने करना भी चाहा, जैसे बात करें हम रूस में, तो रूस में थे कुछ लोग जो कि प्रत्यक्ष खुदाई के जरिए देखना चाहे कि मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितना है। तो अधिकतम वो कितना जा पाए, वो अधिकतम जा पाए रूस में कितना गए, 12 किलोमीटर तक वो अधिकतम खुदाई करके जा पाएँ। उसके बाद वो नहीं जा पाए, क्योंकि आप जैसा कि आप जानते होंगे कि ये अगर हमें प्रति 36 किलोमीटर अगर हम नीचे जाते हैं तो प्रति डिग्री सेल्सियस के हिसाब से जो टेम्परेचर है हमारा क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। तो फिर जैसे अब नीचे ये जितना गए, नीचे जाते जाते क्या हुआ, फिर वहाँ पे तो बताया आपको कि मतलब ये कि प्रति 32 मीटर अगर हम जा रहे हैं नीचे, तो क्या होता है प्रति डिग्री सेल्सियस के हिसाब से जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। तो इस हिसाब से संभव नहीं हो सकता। तो 12 किलोमीटर जब ये लोग खुदाई किए तो क्या हुआ, जैसे जैसे नीचे गए वैसे टेम्परेचर बढ़ता गया। और आप जानते होंगे जितना हम नीचे जाते हैं वो घनत्व भी पृथ्वी का उसी प्रकार से बढ़ता जाता है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जब ग्रह उपग्रह बता रहे थे, तो जो हमारा पृथ्वी है पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। आपको हम इसके बारे में बता चुके हैं। तो आप जानते हैं सबसे अधिक घनत्व वाला क्या है, पृथ्वी है। उसके बाद कौन सा है, बुध है। और सबसे कम घनत्व वाला क्या बताए थे आपको, शनि ग्रह बताए थे। तो आपको इसके बारे में पहले से ही पता है, मतलब जानकारी है ही। तो ये प्रत्यक्ष खुदाई के जरिए कितना जा पाया, मतलब जा सके वो लोग 12 किलोमीटर ही जा सके। उसके बाद जो अगर हम खान की बात करें, जो हमारे यहाँ मतलब खान उपस्थित हैं, तो अफ्रीका में जो खान है अधिकतम उसकी जो गहराई की बात करें वो कितने हैं, 4 किलोमीटर गहराई का जो अफ्रीका में खान है।
और तो ये अधिकतम गहरी खान है जो कि अफ्रीका में है, जो जहाँ से खान से सोना, चांदी, यूरेनियम वगैरह सब निकाले जाते हैं। और बात करें हमारे यहाँ जैसे कर्नाटक में कोलार की है, जहाँ से सोना पाया जाता है, तो उसका अधिकतम जो होगा 3.5 किलोमीटर गहराई है जहाँ से, जिस खान से हम सोना प्राप्त करते हैं। तो यहाँ 4 किलोमीटर गहराई है जो कि अधिकतम है। तो इस प्रकार हम औसतन कितना कर पाएँ, 12×4 = 16/2 मतलब औसतन 8 किलोमीटर तक की ही हम गहराई तक का अध्ययन कर पाए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से कर पाए हैं। तो फिर बात करें अब भाई सेकंड तरीके से किस प्रकार हम कर सकते हैं। अगर हम सेकंड जो सिस्टम देखें, सेकंड पर किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ज्वालामुखी के जरिए हम कर सकते हैं कि भाई ज्वालामुखी जो है वो भी निकलता है, तो उसके जरिए हम जान सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से। लेकिन ज्वालामुखी भी जो है वो अधिकतम कितने निकलता है, जो सेकंड हमारा स्रोत है वो क्या है, ज्वालामुखी है सेकंड हमारा स्रोत है। लेकिन ज्वालामुखी के जरिए भी हम अधिकतम अगर मतलब जा सकते हैं 200 किलोमीटर के, पृथ्वी की 200 किलोमीटर गहराई तक की हम जानकारी पा सकते हैं। अधिकतम अगर हम चाहते हैं तो अधिकतम मैक्सिमम 700 किलोमीटर तक के गहराई का हम जानकारी ज्वालामुखी के जरिए पा सकते हैं। फिर हम बात करें अब जो हमारा तीसरा क्या है, हमारा भूकंप है। भूकंप के जरिए हम अगर देखना चाहें, भूकंप के जरिए, जो कि हमारा ये पृथ्वी की आंतरिक मतलब ज्योति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जरिए ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ही जानकारी पा सके हैं, जो कि भूकंप के जरिए हम पाए हैं। क्योंकि भूकंप क्या है, से यदि हम देखें कोई चीज़ है, जब जैसे हमारे पास में जब किसी पुल वगैरह पे खड़े रहते हैं, तो वहाँ अगर ट्रक भी गुजर जाता है तो क्या होता है, जो उसका झटका होता है पूरे तरफ फैल जाता है। तो उसे हम एक वेब के प्रकार से उसे हम अध्ययन कर पाते हैं कि मतलब उसका जो जड़क लगता है, झटका लगता है, तो भूकंप में भी सेम इसी प्रकार से होता है। और ये क्या होता है, इसकी जो दूरी होती है अधिकतम होती है। इस प्रकार हम भूकंप से करना चाहें तो भूकंप से हम पूरे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का गणना कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम करेंगे, जब भूकंप आता है, भूकंप मतलब पृथ्वी जो कंपित होती है, तो कंपित होती है तो क्या होता है, उसमें 2 प्रकार के मूलतः वेव निकलते हैं। पहला क्या होता है, प्राइमरी वेव, जो क्या है, प्राथमिक तरंग हो गया। और दूसरी की बात करें तो हमारा क्या है, सेकेंडरी, दूसरा क्या है हमारा सेकेंडरी वेव है। द्वितीयक, जिसे क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंग के नाम से हम जानते हैं। तो ये प्राथमिक तरंग क्या है हमारा, इसे हम P से डिनोट करते हैं, और इसे हम यस से, जो द्वितीयक तरंग है हमारा, यस से डिनोट करते हैं। ये और एक तरंग और होता है, जो कि मतलब जब ये दोनों आपस में मिल करके एक तरंग की उत्पत्ति करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव कहते हैं। मतलब लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता, क्योंकि उसे हम जानकारी उसका बहुत नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है सिर्फ धरातल पे ही चलता है। जो धरातल के ऊपर चल रहा है उससे हमें क्या मतलब निकलेगा, हमें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो आंतरिक संरचना बस हमें इन्हीं दोनों से, जो दोनों तरंग हैं, इसी के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना इन्हीं दोनों तरंग से ज्ञात होगा। तो बात करें किस प्रकार से ज्ञात होगा, देखते हैं। मान लीजिए हमारे एक भाग हो गया, जो कि हम पृथ्वी का यही भाग है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से इन भाग में हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया। तो बात करें यदि जैसे हम देख लेते हैं, हमारा क्या है, कोई पॉइंट है जहाँ पे आता है, भूकंप आता है। तो जैसे कहीं भी भूकंप आता है तो क्या होगा, उसका कोई एक दिशा होगा कि मतलब भूकंप आने के बाद उसका जो तरंग होगा इस साइड फैलेगा, किस साइड के ऊपर नीचे, ऐसे तो कुछ होता नहीं होगा। क्योंकि भूकंप जब आता है वो चारों दिशाओं में समान अपने हिसाब से फैलता है, चारों तरफ फैलता है। तो हम मान लेते हैं पॉइंट डिनोट करते हैं। मान लीजिए पहले ये क्या होता है, यहाँ पे आता है।
तो आपको हम बता रहे थे कौन कौन से तरंग है, प्राथमिक तरंग और सेकेंडरी तरंग के बारे में बताए थे। तो इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। जो प्राथमिक तरंग होता है क्या होता है, ये हमारा प्राथमिक तरंग जो होता है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में, गैस तो होता नहीं, मान लीजिए ठोस द्रव वहीं पे उपस्थित होता है, तो ठोस द्रव ये क्या यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, तो हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे प्राथमिक तरंग ही हमारा क्या है, प्राथमिक तरंग हो गया है हमारा। ये किस में जाता है, ये ठोस और द्रव दोनों माध्यम में ये गति कर सकता है, ठोस और द्रव दोनों माध्यम में। तो इसकी अगर हम गति की बात करें तो ये प्राथमिक जो तरंग है इसका कितना होता है, ये 8 किलोमीटर घंटे नहीं सेकंड में होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये गति करता है। जब भूकंप आता है तो जो यहाँ प्राथमिक तरंग होता है। और वहीं बात करें सेकेंडरी तरंग का, जो द्वितीयक तरंग के बारे में यदि हम बात करें तो द्वितीयक तरंग क्या होता है, ये द्वितीयक तरंग जो हमारा होता है ये ओनली किसमें, सॉलिड में, ठोस, ये हमारा सिर्फ ठोस में ही गति कर सकता है, ये द्रव में गति नहीं कर पाता है। और इसका अगर हमें अवस्थान गति के बारे में जानकारी लें तो अवस्थान इसकी गति जो होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार जो अगर हम इसके प्राथमिक तरंग की बात करें, इसकी गति जो होती है अधिकतम होती है, वहीं द्वितीयक तरंग जो है इसका गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, इसकी गति कम होती है। तो हम आपको बता रहे थे ये पृथ्वी में जब आता है, जैसे मान लीजिए भूकंप आया, तो भूकंप मान लीजिए ये पॉइंट पे आया, तो आने के बाद सबसे पहले क्या होगा, ये मान लीजिए ये इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पे सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले प्राथमिक आएगा, प्राथमिक तरंग, क्योंकि ये जो है प्राइमरी, जो ये इसका गति जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से है, तो ये पहले आएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, सेकेंडरी आएगा। तो बात करें जो हम ये जब गति करती है जो तरंगे, तो जिस प्रकार से हम आपको बताएं, जिस प्रकार से हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो वहाँ पे घनत्व तो बढ़ता जाता है, और जब घनत्व तो बढ़ेगा तो क्या होगा, तो जैसे एक चीज़ को दूसरे उस माध्यम में जाने में क्या होता है, उसकी जो गति भी वो थोड़ा प्रक्षेपित होती है, उसके बाद वो देखने में भी आपको लगेगा कि मतलब परावर्तित होती है, तो उसका दिशा भी थोड़ा चेंज हो जाता है। जिस प्रकार देखे होंगे कि आप कोई गिलास में चम्मच डालने के बाद क्या ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चम्मच अंदर पानी में मुड़ गया होगा, तो आप उसके वो देखे होंगे, सेम इसी प्रकार से होता है। जिस प्रकार से इसमें घनत्व तो बढ़ता जाएगा और इसमें वक्राकार में ये इसके तरंगे जाने लगेंगे। जैसे यहाँ पे है वक्राकार में जाएंगे, यहाँ पे ये हो गया, तो पहले क्या पहुँचेगा, प्राथमिक, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर सेम यहाँ भी हुआ प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी। इसी प्रकार से जो ये भूकंप है, भूकंप में जो ये तरंगे हैं इस प्रकार से गति करती हैं। लेकिन जब इस प्रकार से गति करती गई तो वैज्ञानिकों ने ये अपना टाइम का अनुमान लगा लिया कि ये जो गति कर रही हैं तो सेम इसी प्रकार से निकल रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं 0 अंश होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 90 अंश, मान लीजिए यहाँ इसका यही 90 अंश होगा, इस पर यहाँ पे क्या होगा, 90 अंश होगा, और यहाँ पे क्या है 105 अंश था, ये कितना था 105। तो देखें कि 105 अंश पे जो है उसका जो टाइमिंग है PS का दोनों का सेम चल रहा था, क्योंकि ये ठोस में थे, ठोस में तो टाइमिंग सेम ही चल रहा था। लेकिन जब यहाँ पे जब आए तरंग, तो तरंग देखें कि क्या हुआ, यहाँ से जो गति करती हुई तरंगे थी तो ये यहाँ तक ऐसे निकलने लगी तरंगे। क्या हुआ, ये तरंगे जो है इस प्रकार से बाहर निकलने लगी माध्यम में, तो जिससे हमें ये प्रतीत हो गया कि यहाँ पे जो टाइमिंग भी अंतर आ गया। बाकी यहाँ से यहाँ तक जो थी, यहाँ से यहाँ तक जो प्राथमिक और सेकेंडरी तरंग है हमारे, ये तरंग वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसके कारण यहाँ पे तरंगे नहीं आ पा रहे हैं। तो बाद में पता चला कि यहाँ पे क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण ये जो तरंगे हैं, और यहाँ पे जो तरंगे भी निकली, क्या सिर्फ यहाँ पे आए प्राथमिक तरंगे। क्यों प्राथमिक तरंगे हैं, आपको हम बता चुके। जो सेकेंडरी तरंग है वो क्या होता है, जल माध्यम में नहीं चल पाता, बस ठोस ही माध्यम में ये आ पाता है।
इसलिए यहाँ पे जब यहाँ पे आए तरंगे, डायरेक्ट तरंग यहाँ पे निकला, यहाँ नहीं निकला, तो इससे यही प्रतीत हो गया कि जो तरंगे हैं यहाँ पे सिर्फ प्राथमिक तरंग निकला और सेकेंडरी निकला भी नहीं, और जो टाइमिंग भी था, टाइमिंग क्या हुआ, टाइमिंग में भी अंतर इसमें आ गया, जिससे हमें ये प्रतीत हो गया कि यहाँ पे प्राथमिक तरंग आ रहे हैं, सेकेंडरी नहीं आ रहे हैं, जिससे यहाँ पे जल का अनुमान लगाया गया। तो जल होने के कारण ये सेकेंडरी जो था तरंग वो जल में नहीं हो पाया। फिर इसी प्रकार से तरंगे आती गई। फिर तो जैसे ये तरंगे जब निकल रही हैं तो फिर एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ पे ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे अनुमानता जो टाइम था उस टाइम से पहले पहुँच गए। जो ये तरंग आई ये टाइमिंग से पहले पहुँच गई, प्राथमिक ही पहुँच गई, क्योंकि यहाँ पे द्रव है। तो इससे ये प्रतीत हुआ कि बीच में कहीं ठोस अवस्था प्राप्त हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ? ठोस अवस्था, जिससे ज्ञात हो गया यहाँ पे प्राथमिक तरंगे आ रही हैं और ये टाइम से पहले आ रही हैं, तो यहाँ कहीं न कहीं सॉलिड अवस्था है, जिस कारण से ये पहले आ जा रही हैं। तो आपको बताया जैसे ये क्या हो गया, तो ये अंदर के भाग हैं, तो अंदर के भाग को हम क्या इसमें किए, ये क्या हमारा कोर है, ये कोर है। बाकी यहाँ का अगर हम भाग की बात करें, जो अगर देखें तो ये जो आ गया हमारा बाहरी भाग था, जो था ये पूर्णतः क्या था, सॉलिड था। तो इसे हम क्या कहें, क्रस्ट बोलते हैं। क्या? क्रस्ट। और जो ये क्रस्ट से जो कोर तक के बीच के भाग हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। मेंटल कहते हैं। तो इसे हम क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, और ये क्या हो गया, कोर हो गया। तो कोर में भी क्या हुआ, एक ये बाह्य कोर हो गया, जो बाहरी तरफ प्राप्त हुआ वो क्या है, बाह्य है। ये हमारा बाह्य कोर हो गया, ये जो हो गया आंतरिक हो गया। तो बाह्य कोर कैसा है? बाह्य कोर जो हमारा ये लिक्विड में माध्यम में है, और बाकी जो हमारा ये जो आंतरिक कोर है, किसमें है, आंतरिक में है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, जी स्टार्टिंग में जब हमारा पृथ्वी बना था तो आपको बताए थे क्या था, ये आग का गोला था। तो आग का गोला था, गैसीय अवस्था में, धीरे धीरे क्या हुआ, तरल अवस्था में आया। और जिस प्रकार से ये ठंडा होता गया, तो ठंडा होने के बाद क्या होता है, ये सॉलिड अवस्था में आ गया। तो ये जो हमारा पार्ट था, ऊपरी भाग था, तो ऊपरी भाग जो हमारा था ये जल्द ये क्या हो गया, ठंडा हो गया। लेकिन जो अंदर का भाग था ये मतलब जलीय अवस्था, मतलब लिक्विड अवस्था में रह गया। क्योंकि जैसे आप देखते होंगे, अगर हम फ्रीजर में रखते हैं, पानी को रख दिए हैं, तो क्या होता है, पहले बाहर तरफ क्या होता है, उसमें बर्फ़ जम जाता है। जो बाकी अंदर के जो भाग होता है उसमें वो पानी बना रहता है, और कुछ देर बाद वो फिर बर्फ़ के रूप में प्राप्त होता है। तो सेम यही हुआ। लेकिन आप फिर बात करेंगे कि ये जो हमारा अंदर का भाग है, ये क्यों कैसे सॉलिड रह गए। तो जैसा कि आप देखे होंगे, कोई अगर हम जल देखें, जल में जो भी हमारे मतलब कोई भी धातु वगैरह, कुछ भी गंदगी वगैरह भी रहते हैं, वो सब क्या होते हैं, अंदर समा जाते हैं, मतलब नीचे की तली में बैठ जाते हैं। सेम वही हुआ, जैसे ये भी जब पूर्णतः ये लिक्विड अवस्था में आया, तो उसमें जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ रहे होंगे उस टाइम पे, वो क्या हुआ, वो जाके सेंट्राइज हो गए। तो सेंट्राइज होने के बाद सेंटर में ये क्या हो गया, ठोस अवस्था हमारा प्राप्त हुआ। जिस कारण से ये हमारा आंतरिक कोर जो था, ये कैसे रह गया कि जो हमारा ये सॉलिड हो गया। बाहर वाला जो था आज भी लिक्विड, मतलब लिक्विड में है, और ये जो बाहरी इसका परत है क्रस्ट, ये एकदम सॉलिड में है। तो इसके माध्यम से हम, जो भूकंप के माध्यम से ही हम क्या जान पाए कि हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है। तो अगर हम बात करें, जो ये यहाँ आपको कितना बताया था, 105, और यहाँ पे क्या है, 145। 105 से 145 तक डायरेक्ट मतलब 105 से 145 तक कोई भी तरंग हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। 105 से लेकर के 105 से 145 अंश तक की जो हमें, जहाँ तक हमें को प्राप्त नहीं हुए तरंगे, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप छाया क्षेत्र के नाम से उसे हम जानते हैं। क्या है वो, हमारा भूकंप छाया क्षेत्र के नाम से उसे हम जानते हैं। तो आपको हम बताएं कि जो बाहरी भाग है क्या है, क्रस्ट है। तो इसे हमें क्लियर करके एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये हमारा पृथ्वी है। जब पृथ्वी को हम इस प्रकार से काटें, तो क्या हमारा एक पार्ट हम इसे ले सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे तरबूजा में से, तरबूज जो दुकानदार होता है वो एक पार्ट निकाल लेता है इस प्रकार से। ये क्या हुआ, एक पार्ट ऐसे निकाल लेता है। तो इस पार्ट से क्या करता है वो, अंदर के
बाकी संरचना हम जिसे जान जाते हैं कि अंदर ये लाल है कैसा है, इसी प्रकार से हम पृथ्वी से भी एक मानो एक भाग को हम ऐसे निकाल लिए। ये हमारा पृथ्वी का एक भाग हो गया। तो फिर हम आपको क्या बताएं, जो हमारा बाहरी भाग था ये क्या है, ये हमारा क्या था, जो ठोस अवस्था में है इसे क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को किस नाम जानते हैं, पहला क्या प्राप्त हुआ, क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी, क्या भूतल या भूपर्पटी के नाम जानते हैं, भूपर्पटी। ये जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो संरचना है उसे हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। और जो हमारा दूसरा भाग प्राप्त हुआ जो ये कोर और ये क्रस्ट के मध्य में है उसे हम क्या बताएं आपको, मेंटल, क्या कहते हैं, मेंटल के नाम जानते हैं। जिसे हम प्रवाल भी कहते हैं। और फिर हम यहाँ देखें हमारा जो कोर है, कोर में क्या प्राप्त हुआ, पहले तो यहाँ तो लिक्विड अवस्था में प्राप्त हुआ था कि किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, जहाँ तक लिक्विड अवस्था हुआ। बाकी यहाँ से क्या हो गया हमारा एकदम आंतरिक जो है हमारा सॉलिड अवस्था में प्राप्त हुआ। जहाँ हमें लिक्विड अवस्था में प्राप्त हुआ उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम उसे किस नाम जानेंगे, बाह्य कोर के नाम से उसे हम जानते हैं। और जो ये हमारा अंदर जो सॉलिड कोर प्राप्त हुआ उसे हम आंतरिक कोर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या प्राप्त हुआ, क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये हमारा कोर प्राप्त हुआ, 3 भाग प्राप्त हुए। तो बात करें हम इसमें जो क्रस्ट है, क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है ये टोटली किससे बना हुआ है, ये हमारा ग्रेफाइट जो चट्टान होती है ग्रेफाइट से बना हुआ है। तो आप बात करेंगे तो इसमें जो होता है यहीं पे हमारा मतलब सागर भी पाए जाते हैं, तो इसी के ऊपर ही तो सागर मिलते हैं हमारे। तो इसकी अधिकतम हम अगर बात करें कितनी होती है, 0 किलोमीटर से लेकर के ये 30 किलोमीटर तक का जो हमारा क्षेत्र होता है, आंतरिक क्षेत्र होता है, वो हमारा क्या होता है, क्रस्ट होता है। तो यहीं पे हमारा समुद्र भी होता है, महाद्वीप भी है, तो महासागर भी है। तो अगर हम सागर से बात करें तो सागर से हमारा जो होता है सागर, ये हमारा क्या हो गया, सागर की तली हो गई। तो अगर सागर की तली से बात करें तो क्रस्ट कितना होता है, क्रस्ट जो होता है 5 किलोमीटर तक का, जो नीचे 5 किलोमीटर क्रस्ट का क्षेत्र पाया जाता है। सागर के तली के नीचे का जो 5 किलोमीटर का क्षेत्र होता है वो क्रस्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। और अगर हम बात करें ये जो होता है हमारा ग्रेफाइट, वो क्या आपको बताए थे, ये हमारा जो ये है चट्टानों से मिलके बना हुआ है। तो आपको हम क्या बताएं, ये जो हमारा महासागरी जो हमारा क्षेत्र है, तो महासागरी में आपको अग्नेय चट्टान बारे में बताया। तो अग्नेय चट्टान क्या होता है, जो अग्नेय चट्टान ये किससे बना होता है, ये अगर महाद्वीपीय बात करें ये तो हमारा ग्रेफाइट से बना होता है। आप बताएं, ग्रेफाइट चट्टान से बना होता है। और ये जो होता है हमारा किससे बना होता है, बेसाल्ट से बना होता है, बेसाल्ट चट्टान से बना होता है। अग्नेय चट्टान जो होते हैं उसमें ग्रेफाइट चट्टान से हमारा महाद्वीपीय का निर्माण होता है, और ये जो बेसाल्ट जो है हमारा ये महासागरी जो होते हैं क्रस्ट उसका निर्माण होता है। तो फिर हम बात करें कि ये हमारा बेसाल्ट हो गया, ये हमारा ग्रेफाइट हो गया। तो अगर हम बात करें जो हमारे ऊपरी ये भाग है जो क्रस्ट है, क्रस्ट पे अगर हम बात करें कितना हमारा ये क्या कौन सा पाया जाता है, रूपांतरित, जो ये अग्नेय चट्टान है अग्नेय चट्टान का ही रूपांतरित भाग पाए जाते हैं। लेकिन रूपांतरित भाग में भी अगर हम बात करें 5% क्या पाए जाते हैं, 5% अवसादिक चट्टान पाए जाते हैं। अवसादिक चट्टान क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्रस्ट में 5% अवसादिक चट्टान पाए जाते हैं क्रस्ट में। और ये जो 5% ही क्रस्ट जो अवसादिक चट्टान होते हैं ये शेष हमारे 75 भाग पे फैले होते हैं। भले ही 5% लेकिन जो पृथ्वी के ऊपरी जो सबसे ऊपरी संरचना होती है उसमें ये अवसादी ही चट्टान जो हमारे होते हैं 5% फैले होते हैं। बाकी जो अगर बात करें हम जो बाकी जो हमारे पार्ट हैं वो कौन से हैं, ये हमारे रूपांतरिक चट्टान होती हैं। कौन से हैं, रूपांतरिक चट्टान के भाग होते हैं जो हमारे बाकी जो भाग होते हैं। वहीं हम बात करें मेंटर में तो आपको बताएं ये क्या है, हमारा मेंटर है। तो हमारे अगर ये 30 किलोमीटर से अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये 30 हो गया, और बाकी ये हमारा क्या है
ये जो प्रवार का क्षेत्र होता है 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का होता है। बाकी ये वाला बात करें जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच की दूरी होती है कितनी होती है, 5150 किलोमीटर होता है। आपको शायद हमको लगता है क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इसे भी हम क्लियर कर देते हैं पहले, तो फिर आपको दिखेगा क्लियर। ये क्या हुआ बताया आपको, ये जो है 0 से 30 तक क्या है हमारा क्रस्ट है, 30 किलोमीटर क्रस्ट है। क्रस्ट का क्षेत्र कितना है हमारा, 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है हमारा ये क्रस्ट है। और बाकी जो हम मेंटर की बात करें, ये कितना है हमारा 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का क्या है हमारा मेंटर का जो क्षेत्र पाया जाता है। बाकी जो हमें बाह्य कोर का बात करें, जो कोर है इसमें जो बाह्य वाला है एक्सटर्नल पार्ट जो इसका है बाह्य कोर कितना है इसका 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर का जो हमारा क्षेत्र है ये हमारा क्या है बाह्य कोर है। और जो हम आंतरिक कोर का बात करें, इंटरनल जो कोर है हमारा आंतरिक, 5150 से कितना है 6370 किलोमीटर तक का जो हमारा 71 किलोमीटर 6371 किलोमीटर का जो क्षेत्र है हमारा क्या है ये आंतरिक कोर है। तो आप बताएं क्रस्ट जो कितना है 0 से 30 किलोमीटर का क्षेत्र हमारा क्रस्ट कहलाता है, और मेंटर जो है 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र हमारा मेंटर कहलाता है। और जो हम बाह्य कोर की बात करें तो जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं वो कितना है 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक का क्षेत्र। और ये जो हमारा आंतरिक कोर है जो सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं वो जो हमारे 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर का जो क्षेत्र है हमारा वो आंतरिक कोर कहलाता है। तो बात करें ये हम आपको बताएं ये हमारा आंतरिक कोर ये लास्ट वाला कितना हो गया 6371 किलोमीटर इसका, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए 6371 किलोमीटर का उसका रेडियस है जहाँ तक हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करना है। तो हमारा ये हो गया क्रस्ट के बारे में आपको बता दिए। क्रस्ट जो है ये किसका बना होता है, ये अग्नेय चट्टान का बना होता है, जिसमें कि जो हमारा महाद्वीपीय क्षेत्र है वो हमारा ग्रेफाइट चट्टान से, और जो महासागरीय क्षेत्र है वो हमारा बेसाल्ट चट्टान से मिलकर बना होता है। तो हम ये अगर बात करें यहाँ 30 किलोमीटर से लेकर जो प्रवार का क्षेत्र हमारा मेंटर का क्षेत्र है 30 किलोमीटर से यहाँ तक का जो क्षेत्र है 200 किलोमीटर का क्षेत्र 30 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र हमारा है इसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल, अब कहेंगे आप इसे दुर्बलता मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे हम दुर्बलता मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं। आप जैसे कि देखे होंगे जो यूरेनियम है थोरियम है जो कि खनन के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, उसमें उसे जब ले जा कर के भट्टी हो मतलब उच्च ताप पर उसे हम प्रक्रिया कराते हैं तो क्या होता है एक उसमें मतलब बहुत ही खतरनाक प्रकार के उसे एनर्जी प्राप्त होती है, बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। तो अगर यही सेम प्रक्रिया यहाँ भी होता होगा, क्योंकि यहाँ 200 किलोमीटर तक ये नीचे का जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या होगा ताप भी बढ़ गया होगा और उसके बाद ये जो घनत्व भी बढ़ जाता है इसके कारण उसका दाब भी बढ़ गया होगा, जिसके कारण क्या होता होगा यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो अपना विकराल एनर्जी जो है वो मतलब वहाँ से निकलने लगता होगा। और निकलने के कारण क्या होता है यहाँ के जो बाकी जो यहाँ तक के क्षेत्र हैं वो क्या आ जाते हैं लिक्विड फॉर्म में आने लगते हैं। जो भी वहाँ पे जो भी धातु वगैरह सब पाई जाती हैं वे पिघल करके लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ से जो इसे हम किस नाम, यहाँ पे जो केंद्र होता है यहाँ पे ज्वालामुखी का केंद्र होता है, क्योंकि यहीं से ज्वालामुखी जो होता है प्रेशर के कारण यहाँ से किसी न किसी जगह पे रिलीज होकर के बाहर निकलता है, जो कि लावा या मैग्मा के टाइप में बन करके वो आपके सामने आता है। तो ये हमारा क्या हो गया दुर्बलता मंडल हो गया। और 200 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर ये हमारा ये हो गया। वहाँ पे 200 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर का क्षेत्र जो होता है ये हमारे प्रवार को भी दो भागों में बांटा जाता है। ये जैसे हम बात करें ये बाह्य प्रवार हो गया, बाह्य प्रवार हो गया, ये जो
200 से 700 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है बाह्य प्रवार है, और 700 से 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है आंतरिक प्रवार के नाम से हम जानते हैं। बाह्य प्रवार और आंतरिक प्रवार के नाम से, आंतरिक प्रवार के नाम से जानते हैं। तो फिर आपको हम बताएं, ये जो हमारा अगर क्षेत्र आप कहेंगे किस प्रकार से इसे बांटा गया है, किस किस नाम से हम इसे जानते हैं। जैसे हम क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट को जो ये मेंटर से जो अलग करता है उस क्षेत्र को हम क्या किस नाम जानते हैं, उस क्षेत्र को हम यम मतलब उसे मोह असमर्थता क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा स्लो चल रहा है। मोह असंबद्धता क्षेत्र है, जो कि ये हमारा क्या करता है, ये क्रस्ट और ये प्रवार को बांटता है। यहाँ पे देखा है आपको क्या है, ये यम मोह असंबद्धता क्षेत्र जिस नाम से हम जानते हैं। फिर हमारा जो यहाँ पे आता है जो कि प्रवार और कोर को बांटता है, उसे हम जी से जोड़ करते हैं। जी मतलब क्या हो, गुटेनबर्ग। असंबद्धता क्षेत्र, संबद्धता क्षेत्र शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। संबद्धता इसे हम जी से डिनोट करते हैं। ये कौन सा हो गया हमारा, ये गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र हो गया। और फिर हम अगर तीसरा पॉइंट हमारा बात करें, जो कि हमारा क्या करता है, ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर को आपस में बांटता है। तो इसे लहमन यल से डिनोट करते हैं, जिसका नाम क्या है, लहमन असंबद्धता क्षेत्र, असंबद्धता क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये पहला हमारा क्या हो गया, मोह असंबद्धता क्षेत्र, दूसरा हो गया गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र, तीसरा हमारा क्या हो गया, लहमन असंबद्धता क्षेत्र। तो हम बात करें, ये जो मोह क्या है, ये हमारा क्रस्ट और किसको, मेंटर को आपस में विभाजित करता है। क्रस्ट और मेंटर को आपस में विभाजित करता है। और यहीं बात करें हम गुटेनबर्ग वाला जो क्या है, जो कि हमारा मेंटर और जो क्रस्ट वाला ये कितना था, ये 0 से 30 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र था उसे विभाजित करता है। वहीं बात करें गुटेनबर्ग हमारा क्या है, ये प्रवार और कोर को ये क्या करता है, मेंटर और कोर को आपस में विभाजित करता है। और फिर वहीं बात करें हम लहमन असंबद्धता क्षेत्र जो हमारा है, ये क्या करता है, कोर को दो भागों में बांटता है, जो कि हम आपको बताया आंतरिक कोर और बाह्य कोर को आपस में विभाजित करता है। आंतरिक और बाह्य कोर को आपस में, आंतरिक और बाह्य कोर को आपस में ये क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसका आपको हम क्या बताएं, 0 से 30 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम मोह असंबद्धता बता दिए। और ये बाकी हमारा जो था 30 से 2900 तक किलोमीटर का जो क्षेत्र था, जो कि हमारा क्रस्ट और आपको बताएं ये इसका मेंटर और कोर को अपन बांटता है, ये क्या हो गया हमारा, गुटेनबर्ग वाला हो गया। 2900 मतलब 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर के क्षेत्र में जो बांटता है उसे गुटेनबर्ग हो गया। और ये हम आपको क्या बताएं, ये 5150 किलोमीटर पे जो क्षेत्र को बांटता है, जो कि हमारे आंतरिक और बाह्य कोर को बांटता है, उसे हम लहमन असंबद्धता क्षेत्र कहते हैं। तो आपको हम ये भी बताया कि ये जो हमारा ये जगह है, तो आपको ये जो हम बताया आपको प्रवार को भी दो भागों में बांटा गया है। तो ये जो ये बाह्य प्रवार और आंतरिक प्रवार को जो बांटता है उसे हम आर से डिनोट करते हैं। इसके बारे में भी आपको बता दें, आर मतलब क्या होता है, रेपती असंबद्धता क्षेत्र के नाम से इसे हम जानते हैं, जो आर से डिनोट किए हैं, ये हो गया। तो अगर हम बात कर लें, जो हमारा ये है क्रस्ट का जो क्षेत्र आपको बताया, ये हमारा 0 से 30 किलोमीटर का जो क्षेत्र है
क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट जो है, अगर हम बात करें ये इसका जो हमें द्रव्यमान की बात करें, पृथ्वी के टोटल द्रव्यमान में इसका द्रव्यमान जो है नगण्य है। इसका कोई द्रव्यमान पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान में इसका कोई भाग नहीं है। अगर हम इसका बात करें, ये तो हमारा द्रव्यमान हो गया। वहीं हम आयतन का बात करें तो ये कितना है, 0.5% मात्र इसका क्रस्ट का जो क्रस्ट है 0.5% ही मात्र ये है हमारा क्रस्ट इसका पूरे संपूर्ण पृथ्वी का। तो थोड़ा हम क्रस्ट के बारे में आपको विस्तार नॉलेज दे देते हैं, बाकी प्रवाह अगले क्लास में हम देखेंगे मेंटर के बारे में। तो क्रस्ट के बारे में आपको क्या बताएं। क्रस्ट जो होता है ये पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग होता है। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, बाहरी भाग है। यह आग्नेय चट्टानों से बना होता है। तथा महाद्वीपीय जो भाग होते हैं, महाद्वीपीय भाग ग्रेनाइट चट्टान से बने हैं, ग्रेनाइट चट्टान से बने हैं। वहीं बात करें तो महासागरी जो है, महासागरी क्रस्ट जो हमारे हैं, महासागरी भाग की बात करें तो किससे बना है, ये हमारा ग्रेनाइट हो गया। ये हमारा किससे है, बेसाल्ट से बना होता है। महासागरी भाग जो हमारा क्या है, वो बेसाल्ट से बना होता है, बेसाल्ट से बना है। यह संपूर्ण पृथ्वी का मात्र 0.5% है। ये क्या है, हमारा संपूर्ण पृथ्वी का 0.5% भाग है। तो आपको हम बता दिए कि जो क्रस्ट और जो प्रवाह को आपस में, क्रस्ट और मेंटर को आपस में बांटता है, उसे हम किस नाम पर जानते हैं, उसे मोह असमानता क्षेत्र के नाम जानते हैं। मोह असमानता क्षेत्र क्रस्ट और मेंटर को आपस में विभाजित करता है, तो आपको बता दिए क्या, ये क्रस्ट के बारे में हो गया। बाकी हम प्रवाह के बारे में कल देख लेंगे। ये क्रस्ट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो गया। तो जैसे कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार जानकारी आपको दे दिए, और जो बाकी का जो हमारा भाग है, जो भी टॉपिक है, उसे हम कल देख लेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में वैसे काफ़ी इसमें टॉपिक्स आते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी जो हो गया, पृथ्वी पे जो अन्य हमारे स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो भी पृथ्वी की जो भी आंतरिक भागों से बनी हुई पार्ट हैं, जो भी उस पृथ्वी पे स्थित हैं, सब कुछ हम इसी में देखेंगे। तो बाकी हमें आशा कर सकते हैं कि आपको जो हम बताए बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर हम आपसे कल मुलाकात करते हैं।